राधेश्याम हाथ जोड़कर गांव के ठाकुर के सामने बैठा हुआ था। देख राधेश्याम, मैंने तुझे पैसे देने के लिए मना नहीं किया है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मेरे दिए हुए पहले पैसे तो मुझे चुका दे, फिर मैं तुझे पैसे दे दूंगा। भाई पहले का तूने दिया नहीं और दोबारा से मांगने आ गया। मालिक, आपको तो पता ही है वो पैसे मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिए थे, लेकिन अब अपनी खेती के लिए ले रहा हूँ। पिछली फसल बर्बाद हो गई, एक भी पैसा हाथ में नहीं आया। अरे तो इस बात की क्या गारंटी है कि तेरी इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी? भाई पहले का रोकड़ा लेकर आ, फिर मैं तुझे पैसे दे दूंगा। राधेश्याम दुखी मन से वहां से उठकर चल देता है। रास्ते में उसे उसका एक दोस्त मिलता है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, ठाकुर कभी भी किसी को दूसरी बार पैसे नहीं देता जब तक कोई उसका पहला बकाया नहीं चुका देता। पैसों के बिना तो खेती नहीं हो सकती, और खेत नहीं जोते तो घर में दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा, कितने लोगों के पास जाकर तो कह चुका हूं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। सुन, मैंने सुना है नदी किनारे वो बरगद का पेड़ है ना, उसके नीचे साधु जी बैठे हुए हैं। सुना है लोगों की बड़ी मदद करते हैं, सब कुछ सच सच बताते हैं। एक बार उनसे भी पूछ ले। ये तू कैसी बातें कर रहा है? भला वो साधु मेरी खेती में मेरी क्या मदद करेगा? खुद लोगों से मांग कर खाने वाला मुझे क्या दे सकेगा? देख भाई, मैं तो दो चार लोगों के मुंह से सुना था कि बहुत ही पहुंचा हुआ साधु है, तकलीफ को देखकर उसका हल कर देता है। तुझे जाना है जा, नहीं जाना तो भाई तेरी मर्जी। अपने दोस्त के वहां से चले जाने के बाद राधेश्याम और भी ज्यादा दुखी हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपने घर जाए या फिर नदी पर बैठे हुए साधु के पास जाए। आखिर में वो अपने घर की ओर चल दिया। तुम तो ठाकुर के पास गए थे ना, कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठाकुर ने पैसे देने से मना कर दिया। सुनो, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं तुमसे। हाँ बता, क्या कहना है? मैंने सुना है नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु आए हुए हैं। लोगों की तकलीफ सुनकर उनका हल बता रहे हैं। जरूर उस साधु के कुछ चमचे गांव में घूम रहे हैं। मुझे भी अभी मेरे दोस्त ने यही बात बताई है। एक बात जरा ध्यान से सोचकर देख, वो साधु है, पेड़ के नीचे बैठकर अपना जीवन बिता रहा है। अगर वो इतना ही चमत्कारी है तो क्यों नहीं अपने लिए राजमहल बना लेता? इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। जिनका मन दुखी होता है ना, उसे अच्छी बात भी बुरी लगती है। एक बारी जाने में हर्ज ही क्या है। राधेश्याम कुछ नहीं कहता। वो तो मन ही मन बस यही सोच रहा था कि आखिर वो अपने खेतों के लिए पैसा लाए तो कहाँ से लाए। इसी उधेड़बुन में सारा दिन निकल गया। शाम के समय राधेश्याम घूमते घूमते नदी किनारे पहुंच गए। उसने कुछ दूर से ही देखा, एक साधु पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। सारी दुनिया से बेखबर वो आंखें बंद किए हुए है और ओम का जाप कर रहा है। खुद पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और लोगों को कहता है कि वो चमत्कारी है। अगर इतना ही चमत्कारी है तो अपने लिए महल क्यों नहीं बना लेता? क्यों सर्दी धूप गर्मी बरसात में ऐसे जंगल में पड़ा रहता है? साधु के बारे में सोचते सोचते ही राधेश्याम नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। इधर आओ मेरे पास, राधेश्याम, इधर आओ। राधेश्याम देखता है कि आवाज साधु के पास से ही आ रही थी। वो उठकर साधु के पास चला जाता है। आपने शायद मुझे आवाज दी है। हाँ, मेरी अंतरात्मा ने तुझे आवाज दी थी। बहुत दुखी लग रहे हो राधेश्याम। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? नाम तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं बच्चे। तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरी फसल के साथ क्या हुआ और आने वाली फसल के साथ क्या होगा। आपने सब कुछ मेरे बारे में पता कर लिया होगा, लेकिन आगे आने वाली फसल, साधु महाराज, फसल उगेगी तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। राधेश्याम को यूं हंसता हुआ देखकर साधु मुस्कुराने लगे। फिर साथ में रखे हुए एक कमंडल के पानी में से उन्होंने एक सिक्का निकालकर राधेश्याम को दिया। ये ले, जा इसे बेचकर अपनी फसल उगा ले। और मेरी एक बात सुनता जा, हम इंसान इंसानों पर भरोसा करते हैं, इसलिए कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, जबकि हम खुद इतने काबिल होते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इंसानों पर भरोसा करते हैं, लेकिन उस परमात्मा पर भरोसा नहीं है तुझे। जा, उस पर भरोसा करना सीख, तेरे दिन संवर जाएंगे। राधेश्याम हाथ में रखे हुए सिक्के को देख रहा था। जैसे ही उसने नजर भर के साधु की तरफ देखा, साधु वहां पर था ही नहीं। ये कैसा चमत्कार था? साधु यहां पर था या नहीं था? पर मेरे हाथ में रखा सिक्का तो गवाह है कि साधु यहीं पर था। अब उस सिक्के को बेचकर मिले पैसों को लेकर खुशी खुशी वो घर आ जाता है। उसमें से वो कुछ पैसा ठाकुर को देता है।
और बाकी से अपनी फसल की तैयारी शुरू कर देता है। खेतों में बीज डालने के बाद राधेश्याम मन ही मन खुश था कि उसकी फसल अच्छी होगी। कुछ ही दिनों में खेतों में पौधे निकल आते हैं। वो बड़े भी हो जाते हैं, उन पर छोटे छोटे बैंगन भी लग जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब राधेश्याम अपने खेतों में आता है तो हैरान हो जाता है। सारी फसल सूखी पड़ी थी, बस एक पौधा था जो बीचों बीच खड़ा हुआ था। मैंने तो समझा था बहुत पहुंचा हुआ साधु है, लेकिन वो तो ढोंगी निकला। उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उसने मेरी आगे की फसल को सूखा हुआ देखा था, तो मैं इतनी मेहनत ही ना करता। राधेश्याम हैरान था कि खड़ी हुई फसल अचानक से कैसे सूख गई। वो उस पौधे के पास जाता है। उसके ऊपर एक लाल रंग का बैंगन लगा हुआ था। उसने उस बैंगन को वहां से तोड़ा और वो हैरान था क्योंकि आज तक उसने सिर्फ 2 ही रंग के बैंगन देखे थे, एक हरा और एक बैंगनी। वो उस लाल बैंगन को घर ले आता है। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। तुम्हें पता है मेरा सारा खेत फिर से सूख गया। लगता है कि खेत में ही कोई दिक्कत है। ये देखो, और एक बैंगन मिला भी, तो वो भी लाल रंग का। उसकी पत्नी और बच्चे सब हैरान थे। उस लाल बैंगन को सभी बारी बारी से पकड़कर देख रहे थे। दिखने में तो बड़ा ही अजीब सा बैंगन लग रहा है जी। देखो तो बिल्कुल चटक लाल रंग का, पर न जाने अंदर से कैसा होगा। कैसा भी नहीं होगा, जाओ इसे फेंक दो। माँ, फेंकना है तो एक बार काट कर देखो ना, क्या ये अंदर से भी लाल है? मैं तो सबको बताऊंगी हमारे खेत में एक लाल बैंगन निकला है। समझाओ अपनी औलाद को। यहाँ मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और इन लोगों को बैंगन काट कर देखना है। दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं और अपनी माँ को इशारा करते हैं, काट के देखो। राधेश्याम की पत्नी चाकू से जैसे ही बैंगन को काटती है, उसके बीज बिखर कर जमीन पर गिर जाते हैं और फिर उनमें से रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते वो सारे सोने और हीरे में बदल जाते हैं। ये देखकर बच्चों के साथ साथ राधेश्याम की आंख भी फटी की फटी रह जाती है। बीज निकलने के बाद वो बैंगन वापस से जुड़ जाता है। तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल गया राधेश्याम। सोने और हीरे को देखकर राधेश्याम हैरान था और जब जादुई लाल बैंगन वापस से जुड़कर बोलने लगा तो वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। देखो राधेश्याम, ये सारा खजाना तुम्हारा है। तुम इसका कुछ भी करो, लेकिन साधु बाबा की बात याद रखना। निराश होने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें उपायों के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे खेत हर बार इसलिए सूख जाता है क्योंकि तुम्हारे खेत की मिट्टी उर्वरक नहीं है और तुमने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। अब तुम इन सोने और हीरों से अपने लिए और अपने खेत के लिए कुछ भी कर सकते हो। क्या सचमुच में मेरे खेत की मिट्टी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरी फसल खराब हुई है? यानी कि अगर अब फसल लगाऊंगा तो मेरी फसल अच्छी होगी, मतलब मैं उसमें बराबर खाद और पानी दूं। तुम किसान हो राधेश्याम, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम तो जादुई लाल बैंगन हो। तुम ही मेरे खेतों के लिए कुछ कर दो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे खेतों की मिट्टी को इतना अच्छा बना दूंगा कि उस पर लगाई हुई हर फसल तुम्हें मुनाफा देगी। ये सुनकर राधेश्याम हाथ जोड़कर लाल जादुई बैंगन को धन्यवाद देता है कि तभी वहां पर वो साधु आ जाते हैं। राधेश्याम का सारा परिवार साधु को प्रणाम करता है। बहुत खुश लग रहे हो राधेश्याम। हमेशा ऐसे ही हंसते रहा करो और समस्याओं से डरने के बजाय उनके उपाय ढूंढा करो। और सबसे बड़ी बात, परमात्मा पर भरोसा करना सीखो। आप तो अंतर्यामी हैं। आपको कैसे पता था कि ये भगवान पर भरोसा नहीं करते? हमेशा यही कहते हैं, जो करना है मुझे ही करना है, भगवान इसमें क्या कर लेगा। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूं। जा, अब अपने खेतों को देख, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा तुम्हारी जरूरत होगी जो तुम्हें इस लाल बैंगन ने दिया है। सारा परिवार साधु को एक बार फिर से प्रणाम करता है। साधु अपना लाल बैंगन लेकर वहां से चला जाता है। राधेश्याम सोने और हीरे में से कुछ बेचने के बाद राधेश्याम के पास बहुत सारा पैसा आ गया। उसने अपने खेतों में नई बैंगन की फसल लगाई तो इसकी पैदावार भी बहुत अधिक हुई। उनके घर की हालत भी बिल्कुल अच्छी हो गई थी। अब उनके पास किसी भी चीज की अब कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि राधेश्याम अब गांव में जरूरतमंद किसानों की मदद भी किया करता था। एक दिन, सुनती हो, मैं क्या सोच रहा था कि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और अभी तो हमारे पास बहुत सारा रुपया पैसा भी है, तो क्यों ना हम लोग साथ में कोई और व्यापार भी शुरू करें। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि हम बहुत सारी गाय और भैंस भी खरीद लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम ये नया व्यापार शुरू करें, लेकिन तुम्हारे मन में ये विचार क्यों आया? हमारे पास तो अभी और भी बहुत सारा सोना और हीरा है। जानता हूं, तभी तो चिंता हो रही है। मेरे पास साधन नहीं है, पैसे नहीं थे, तो मैं खेती नहीं कर पा रहा था। और कहीं ऐसा ना हो कि इतना कुछ होने के बाद हमारे बच्चे कुछ ना करें
और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए। इससे तो अच्छा है कि हम काम शुरू करें और बच्चों को भी काम करना सिखाएं। ये सुनकर उसकी पत्नी राधेश्याम की हाँ में हाँ मिला देती है और फिर सारा परिवार मेहनत से काम करते हुए अपने जीवन को बिताने लगते हैं। लेकिन हमेशा दूसरों की मदद के लिए वो लाल जादुई बैगन के दिए हुए हीरे और सोने का इस्तेमाल करते थे। चल चल काले काले बैंगन, काला मोटा बैंगन चला आता है कहीं से भी, बेडौल कहीं का, कभी इधर डोलता है कभी उधर डोलता है। मुझे देखा है मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा रंग देखा है कितना प्यारा है, तेरा तो कोई सब्जी भी खाना नहीं पसंद करता। तुम बहुत घमंडी हो, तुमने मुझे काला बैंगन कहा। हाँ मैं बैंगन हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत लोगों की पसंद हूं, मुझसे अच्छी सब्जियां भी बनती हैं। एक दो लोग मुझे पसंद करते और मुझे देख मेरी सब्जी बनती है, मेरी बर्फी बनती है, मेरी मिठाइयां बनती है। मैं सेहत के लिए इतना अच्छा हूं कि लोग बाग मुझे सुबह सुबह पीसकर पीना पसंद करते हैं। मैं उनके दिल का ख्याल रखता हूं। सभी सब्जियों के बीच में बैंगन को अपने बारे में ऐसा बुरा बुरा सुनकर बहुत बुरा लग रहा था कि तभी वहां पर एक बड़ा सा कद्दू आता है और उन दोनों को डांटकर चुप करा देता है। लेकिन उसके बाद सारी सब्जियां देखती हैं कि काला बैंगन हमेशा चुपचाप इधर उधर सबसे हटकर बैठने लगा है और हमेशा गुमसुम और चुपचाप रहता है। एक दिन भिंडी उसके पास जाती है। अरे, तुम उसकी बातों का बुरा क्यों मानते हो? तुम्हें तो पता है वो हर किसी को उसी तरह ही छेड़ता रहता है। नहीं, उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। मैं बहुत काला हूं, मैं कितना गंदा लगता हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तो तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए पृथ्वी लोक पर चले जाओ, वहां किसी की मदद करो, शायद तुम्हारा मन अच्छा हो जाए। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे थोड़े दिनों के लिए जादुई दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पृथ्वी पर राजू एक बहुत ही गरीब बच्चा था। उसके दादा दादी दोनों बहुत मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनके घर में गुजारे के लायक ही कुछ हो पाता था। उनका घर दिखने में बहुत ही छोटा और गंदा था। टूटी फूटी झोपड़ी, छोटा मोटा सामान, एक टूटी हुई चेयर और एक नीचे गंदी सी बची हुई दरी, जिस पर राजू ने अभी एक कागज लगाया हुआ था और चारों तरफ इधर उधर से चुगे हुए छोटे छोटे रंग की डिब्बियां थी। आज मैं सब्जियों के राजा का फोटो बनाता हूँ, वो गोल गोल बैंगन जिसके सर पर हमेशा हरे रंग का ताज होता है। तब तक दादा दादी भी घर आ जाएंगे। राजू के माता पिता नहीं थे, वो अपने दादा दादी के साथ रहता था। दादा दादी बहुत ही बीमार और कमजोर थे, लेकिन फिर भी वो काम पर जाते थे क्योंकि उन्हें राजू को पालना था। राजू ने जैसे ही चित्र पूरा किया, उस पेपर पर बैंगन आ गया। एक ताजे काले बैंगन को देखकर राजू चिल्लाने लगा। कौन हो तुम, कौन हो तुम, यहां कहां से आए? मैंने तो चित्र बनाया था। तुमने ही मुझे बनाकर बुलाया है और अब चिल्ला रहे हो। मुंह बंद करो अपना और मेरी बात ध्यान से सुनो। बैंगन के इस तरह बोलने पर राजू शांत हो जाता है। फिर जादुई बैंगन उससे बोलता है। अरे कैसे लड़के हो, खुद ही चित्र बना रहे थे कि सब्जियों के राजा का चित्र बनाता हूं, और जो चित्र बनाया है और मैं आ गया तो चिल्ला रहे हो। सुनो, मैं एक जादुई बैंगन हूं। क्या सचमुच में तुम जादुई बैंगन हो? हाँ हाँ, मैं सच में ही जादुई बैंगन हूं और मैं सब्जी की जादुई दुनिया से आया हूं। और तुम्हारा घर कितना गंदा है, मैं कहाँ बैठूं? तभी राजू उसके लिए एक जगह साफ करता है। बैंगन वहां जाकर बैठ जाता है। उफ, कितनी बुरी बात है। तुमने अपने घर को कितना गंदा बना रखा है, और तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे घर के बाकी सदस्य कहाँ पर हैं? राजू एकदम से चुप हो जाता है और हाथों पर लगे हुए रंगों को हाथों से ही छुड़ाते हुए जादुई बैंगन से रुआंसी आवाज में बोलता है। मेरे दादा दादी बहुत बूढ़े हैं, वो लोग बाहर काम कर कर आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, इसलिए घर का काम इतना नहीं कर पाते। और मैं तो अभी छोटा हूं, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है। और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? वो तो भगवान के पास हैं। दादी कहती हैं कि भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर जादुई बैंगन को बहुत बुरा लगता है। तभी उसके दादा दादी घर आते हैं। दादी आ गई, दादा आ गए। कैसा है राजू, परेशान तो नहीं हुआ बेटा? रुक, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर तेरे लिए खाना बनाती हूँ। जादुई बैंगन देखता है कि दोनों काफी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। क्यों रे राजू, ऐसे क्यों खड़ा है, क्या हो गया है? राजू हाथ के इशारे से बैंगन की तरफ दिखाता है। ये बैंगन कहाँ से ले आया? कैसे हो दादाजी? दादाजी, मैं हूं एक जादुई बैंगन। आपके राजू ने चित्र बनाया और मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन आप लोगों की हालत देखकर मुझे लगता है कि मुझे बहुत पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। बैंगन को बोलता हुआ देखकर दादा दादी दोनों घबरा जाते हैं।
अब आप लोग मुझसे डरने मत लग जाना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जादुई दुनिया से आया हूँ और एक जादुई बैंगन हूँ, और आप लोगों की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। फिलहाल तो हम सब लोग पहले खाना खाते हैं, इसलिए सब यहाँ से हट जाओ, मैं इस जगह को अच्छा बना देता हूँ। तभी जादुई बैंगन से रोशनी निकलने लगती है और वहां पर एक साफ सुथरा डाइनिंग टेबल आ जाता है जिस पर अच्छा अच्छा खाना लगा होता है। दादा दादी और राजू तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जादुई बैंगन उन लोगों को अच्छा बना देता है। सुंदर कपड़े, एकदम जवान दादा दादी। वो अपने आप को देख रहे थे कि तभी जादुई बैंगन बोलता है, चलो जल्दी से बैठो, बहुत जोरदार भूख लगी है। अरे, मैं तो दिखने में पहले जैसी जवान और सुंदर दिखाई दे रही हूँ। मैं भी तो कुछ कम दिखाई नहीं दे रहा। मेरे जवान दादा दादी, मेरे जवान दादा दादी। बस तुम लोग इतने से खुश हो गए। चलो पहले खाना खाओ, फिर तुम्हें मैं जादू दिखाता हूँ। सभी लोग हंसकर खाना खा रहे थे। तभी बातों बातों में जादुई बैंगन दादा दादी से पूछता है कि अगर उन्हें एक सुंदर घर चाहिए तो कहाँ पर होना चाहिए। तो दादी कहती है, समंदर के पास होना चाहिए, ताकि मैं रोज समंदर को देख सकूं। हाँ हाँ, कितना अच्छा होगा। पर मैं वहां पर फिशिंग कर सकूंगा, और मैं अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे खेला करूंगा और बहुत सारे मोती इकट्ठे करूंगा। तो फिर ठीक है, हम लोग समुद्र के किनारे एक घर बना देते हैं। इस घर में से जो जो भी तुम्हें अपने साथ रखना है वो रख सकते हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हमारे पास इतना सुंदर घर होगा? आप लोगों के पास पूरे 10 मिनट हैं। इस घर में से जो जो अच्छी चीजें तुम्हें पसंद है वो रख लो, और हम लोग जा रहे हैं अब अपने नए घर पर। थोड़ी ही देर में वो तीनों समंदर के किनारे एक सुंदर से बड़े घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर सब सारी सुख सुविधाएं थी। नौकर चाकर गाड़ी थी। कौन कहता है सपने पूरे नहीं होते? देखो तो, मैं बचपन से ऐसे ही घर चाहती थी। तुमने तो मेरी मुराद पूरी कर दी जादुई बैंगन। तुम फरिश्ते की तरह हमारी जिंदगी में आए हो। तुम लोगों को इस तरह खुश होता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो दादाजी, देखो समुद्र में आपकी ही बोट खड़ी है। दादाजी समुद्र में एक बिल्कुल नई तरह की बोट को देखकर खुश हो जाते हैं और फिशिंग के लिए निकल पड़ते हैं। मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ इतना जल्दी बदल गया है। अब तुम बताओ राजू, तुम्हें क्या चाहिए? चलो हम दोनों समुद्र के किनारे खेलने चलते हैं। तभी जादुई बैंगन जोर जोर से हंसने लगता है और जादुई बैंगन की जगह एक आदमी आ जाता है जिसके सर पर हरे रंग की टोपी और उसके कपड़े बैंगनी होते हैं। आप लोगों की दुनिया कितनी प्यारी है, मुझे तो लग रहा है कि मैं यहीं रह जाऊं। तो क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? तुम जाने की सोच रहे थे? नहीं नहीं, अभी तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। अरे हाँ भाई, इतनी जल्दी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ दिन हमारे साथ रहो। अच्छा एक बात बताओ, तुम जाओगे तो क्या ये सब कुछ ले जाओगे? नहीं नहीं दादाजी, ये सब कुछ आपका अपना है, और जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो इतना देकर जाऊंगा कि राजू जब बड़ा हो जाएगा तो उसे तब तक किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ओहो, बस यही सब बातें रह गई हैं। किसी ने भी केक खाकर नहीं बताया कि कैसा बना है। फिर सभी लोग हंसते हुए दादी के हाथ का बना हुआ केक खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन राजू का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करा दिया जाता है और जादुई बैंगन अब उन लोगों के साथ ही रहने लगता है। बहुत साल बाद जब राजू बड़ा हो जाता है तो एक दिन जादुई बैंगन उन लोगों से विदा लेता है। मैंने बहुत साल इस पृथ्वी पर निकाले हैं, अब मुझे अपने देश वापस जाना है। तभी दादी हाथ में एक प्यारी सी हरे रंग की टोपी लेकर आती है जिस पर सुंदर सुंदर रंगों से और हीरे जवाहरात से कारीगरी की गई थी। ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम। तुम सचमुच में सब्जियों के राजा हो। ये सुनकर जादुई बैंगन झूम जाता है और घूम घूम कर अपनी दुनिया में चला जाता है और दादा दादी राजू पृथ्वी पर खुशी खुशी रहने लगते हैं।